तो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको जो बताया गया था यानी पिछले लेक्चर्स में कि आपको केपी और केसी जो है कैसे निकालेंगे। अगर केसी निकालना है तो आप इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन देखिए, अगर केपी निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर देखिए। तो इस चीज़ को जो है आओ में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस कैसे लगाना होगा, अप्लाई कैसे करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है आपका ये प्रॉब्लम्स है 7.6 एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है बुक का ही प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है 7.6। तो इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ क्वेश्चंस को, फिर आपको अप्लाई कराता हूँ। तो बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 7.6 है, पहले इसे कराता हूँ। इससे जो है जो आप पढ़ोगे तो देखो दिया है केपी, तो कहती है वैल्यू ऑफ केपी फॉर दी रिएक्शंस CO2 गैस के फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, इससे बन जाता है 2CO गैस में। तो इसका केपी वैल्यू दिया है कितना, 3 दिया है। कब, जब कह रहा एट 1000 केल्विन हो। कह रहा है इफ इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 0.48 बार एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO वो 0 बार दे रहा है। तो कह रहा एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। कह रहा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। सिंपल, बहुत सिंपल है। पहले आप क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं तो पहले ये नोट कर लीजिए। तो आपने लिया CO2 गैस के फॉर्म में और प्लस कार्बन लिखा सॉलिड के फॉर्म में, और इससे जो है 2CO आपका गैस बन गया। शुरुआत में जो दिया है तो कह रहा है इनिशियल में इसका प्रेशर दिया है, कितना दिया है 0.4 यानी 0.48 बार इतना दिया है। जब ये शुरू में रहा होगा, ये सॉलिड है तो इसको हम लेते नहीं हैं, इसको हमेशा ऑलवेज 1 होती है। तो जब शुरू में रहा होगा तो ये कुछ नहीं बना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगी, ये चीज़ कब होगी, कहेंगे इनिशियल की कहानी है। उसके बाद मान लेते हैं कि इसमें से कुछ टूटा होगा, तो कितना टूटा होगा, मान लो x बार टूट गया होगा या अल्फा टूट गया होगा। तो हमने कहा x बार टूट गया, तो इसके आगे जो नंबर होते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे 0.48 माइनस x, ये बार जो हो ये इसका हो जाएगा और इतना बार प्रेशर से हो जाएगा। मान लो ऐसा हुआ होगा तो क्या आ गया होगा इक्विलिब्रियम। तो कहेंगे ये कहानी कब की है, एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। अब इसी इक्विलिब्रियम पे आपको अब केपी दिया है तो केपी वाला यूज करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है बच्चों, ये देखो केपी यानी पार्शियल प्रेशर्स। आप जानते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, तो प्रेशर के लिए है तो आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, इसके आगे जो नंबर होते हैं उसको स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि सॉलिड के लिए होता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो आओ देखते हैं इनकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे देखना है। तो कहेंगे इक्विलिब्रियम पे 2x है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना है 2x है। तो इसके आगे पावर लिखा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। और इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यू क्या है, ये है, तो 0.48 माइनस x है, ये हो गया। इनकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है वो जाइए, तो दिया है 3, तो ये जाएगा 3 इजकल टू ये हो जाएगा 2x। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये जो है x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.48 माइनस x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 8 से, तो 8 त्रिका 24, तो हो जाएगा 4, और कितना जाएगा 4 तियाँ 12 2 14 यानी 1, ये हो जाएगा 1.44 माइनस 3x इजकल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको सही सही लिखेंगे तो इसको 4x को ही रहने दें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 3x, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.44 इजकल टू 0। अब अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तब इसको आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है, क्योंकि x की वैल्यू निकाल के लाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो हमें एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य यानी x की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो क्या होती है, x इजकल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये श्रीधारा 4 फार्मूला होता है। जो आपने ये क्वेश्चंस बनाया है इसमें वैल्यू दिया है, जो ये x स्क्वायर के पहले होता है ये वैल्यू होती है आपकी a, तो a बराबर कितना दिया है 4 साइन के साथ, तो प्लस में है। ये दूसरी जो x होती है वो वैल्यू होती है b, तो b इक्वल टू कितना दिया है 3, और जो ये उसके बाद वैल्यू होती है c के साथ साइन के साथ, तो कितना होता है -1.44। इस पे रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस b की वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 रहेगा, ये आपका प्लस माइनस है, यहाँ पे आपका अंडर रूट, तो ये आपकी v की वैल्यू है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 रहेगा, और आपकी जो है ये 4 ही है, और आपकी c की वैल्यू है कितना है इंटू -1.44, ये वैल्यू होती है अपान 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू होती है 4। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए। देखो इसको कैसे करोगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 हो जाएगा 16, और 16 को मल्टीप्लाई करोगे ये, ठीक है। तो ये वैल्यू रख लेना, क्योंकि मेरे पास जो है स्पेस यहाँ कम है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और नीचे की वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगी 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा -3 रहेगा, ये प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा पूरी वैल्यू, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 चौक का 16, और ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो 16 को मल्टीप्लाई करोगे 1.44, ठीक है। तो समथिंग आ जाएगा पूरी की, ये सॉल्व करके अगर आप इसको रूट के साथ सॉल्व करोगे तो ये 5.66 के आसपास, डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा ये। तो 2 वैल्यू आएगी इसकी, कितना, एक आएगी प्लस में, एक बाई माइनस में। तो इस वैल्यू को प्लस कर लो, माइनस को छोड़ो, क्योंकि माइनस हमें नहीं लेना है, तो इसको माइनस हटाएंगे तो यहाँ प्लस रहेगी, तो प्लस में कितना होगा 5.66 -3, तो इसमें से 5 में से अगर 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2.66 डिवाइड बाई 8, ये कर लेना, तो हो जाएगा 2.66 डिवाइड बाई 8, तो ये, तो इसका मतलब है ये वैल्यू समथिंग उसमें आएगी, पॉइंट में आएगी, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो पॉइंट में जाएगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट उधर जाएगा, तो 26 होगा, तो कितनी बार जाएगा 8 त्रिका 24, ठीक है, तो 3 बार जाएगा, तो नियर अबाउट ये हो जाएगा 0.33 के आसपास। इतना देख लीजिए, मैं थोड़ा बच्चों यहाँ 60 कर दिया हूँ, क्योंकि आप ये 16 बनेगा, 16 को मल्टीप्लाई करोगे पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी, फिर इसको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद रूट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। यहाँ 2 वैल्यू होती है प्लस में और माइनस में, तो हमें प्लस लेना है। इतना सॉल्व कर लीजिए तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। अब देखो आपकी जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितना आ गई 0.33, यहाँ रख दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे रख के, तो मैं यहाँ कोने पे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है CO और CO2 की, तो CO की वैल्यू कितना है 2x, तो कहेंगे CO इक्वल टू, इसका CO जो है प्रेशर में, तो कहें पार्शियल प्रेशर आप CO इक्वल टू कितना 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है, कितना आ गई है, तो कहेंगे 2 इंटू 0.33, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 ये, तो इसका वैल्यू आ गई आपका इतना बार आपका वैल्यू आ गई 0.66 बार आ गई। अब आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर आप किसका CO2 का, तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 0.48 माइनस कितना 0.66, तो इसमें घटा देंगे, सॉरी 33 है, तो ये है आपका 33, ये जो नीचे आया है, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा ये इतना बार। तो इक्विलिब्रियम पे एक वैल्यू वो बार में आएगी, एक वैल्यू ये बार में आएगी, बी लिखा है, बी का मतलब बार लिखा है, तो आपके ये 2 वैल्यू हो जाएंगे, जो पार्शियल प्रेशर 0.66 होगा और इसका होगा 0.15 बार, ये भी बार में ही है और ये भी बार में ही है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। ये अच्छा सवाल है। इसके बाद मैं अगला सवाल कराता हूँ। बच्चों ये सवाल जो है एनसीईआरटी एक प्रॉब्लम है, जब बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है बीच बीच में प्रॉब्लम, वो सॉल्व भी रहते हैं, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि डायरेक्ट नीट में आए होते हैं। कह रहा दी वैल्यू ऑफ केसी, ये दिया है केसी वैल्यू एट 800 केल्विन, यानी 800 टेम्परेचर है केल्विन में। फॉर द रिएक्शंस, ये लिखा है रिएक्शन CO गैस में है, H2O गैस में है, CO2 बनता है गैस में और H2 बनता है गैस में, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, H2CO एंड H2O, यानी सबको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है,
ठीक है। इफ ओनली CO एंड H2O आर इनिशियली एट कंसंट्रेशन इतना, 2 का कंसंट्रेशन दिया है तो इसको नोट कर लो। तो और देखते हैं, तो हमने सबसे पहले उतार लिया, क्या उतारा, CO गैस के फॉर्म में और प्लस H2O गैस के फॉर्म में, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, CO2 है गैस में प्लस H2 है गैस में। शुरू में क्या बोला है कि एक एक कंसंट्रेशन दिए हैं, कितना दिया है, कह रहा है कि इसका है आपका 0.1 मोल मोलर कंसंट्रेशन और इसका भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो शुरू में ये नहीं बना होगा तो ये 0 0 होगा, तो ये कब की कहानी होगी, हम कहेंगे इनिशियल की कहानी है, ठीक है, इनिशियली है, इनिशियली कह सकते हैं या इसको इनिशियल कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं। इनिशियल है या कह सकते हैं t बराबर 0 है, जब समय कुछ नहीं लगा होगा। मान लो से इसमें से जो है x मोलर कंसंट्रेशन टूट गया होगा तो ये भी x टूटा होगा, तो इसको m कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। और ये कितना बचा होगा, तो 0.1 m में से x मोलर कंसंट्रेशन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 में से x कर दे सब्सट्रेट करा देंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने मोल से या मोलर कंसंट्रेशन से स्टार्ट हो उतने से आप स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि 1 मोल से स्टार्ट करना है, वो डिफिनीशन होता है। जितने मोल से कहे उतने मोल से आपको स्टार्ट करना है, आंसर एग्जैक्ट वही आएगा। मान लो ऐसा हुआ होगा तो कब होगा, कहेंगे एट इक्विलिब्रियम पे। ये कहानी कब है, इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे आपको जो है क्या निकालना होगा, सबके कंसंट्रेशंस, यानी यहाँ पे x की वैल्यू पता हो जाए और यहाँ में से 1 से घटा देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हमें पास Kc दिया है, तो करना क्या होगा, आप रख दीजिए फार्मूला। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इस इक्विलिब्रियम पे यानी ये इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो इस सबका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कह सकते हैं Kc इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है, CO2 है, तो इसका कंसंट्रेशन। एक प्रोडक्ट क्या है, H2 है, तो इसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट में है CO, तो CO कंसंट्रेशंस इनटू H2O कंसंट्रेशंस। ये आपको आपने लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। अब इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। Kc की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो Kc की वैल्यू दिया है 4.24, तो रख दीजिए। CO2 वैल्यू कितना दिया है, CO2 वैल्यू इक्विलिब्रियम पे, ये है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे CO2 वैल्यू कितना है x, तो आपने लिख लिया x। हमने m इसलिए किया कि मोलर कंसंट्रेशन में है तो m लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू H2 कितना दिया है इक्विलिब्रियम पे, ये दिया है x, ये हो गया x, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितना है, ये 0.1 माइनस x, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, ये भी दिया है 0.1 माइनस x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो जब ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.24, ये हो जाएगा x स्क्वायर और अपन 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 बार लिखा है, तो जब 2 बार स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर हटाना है तो इसको रूट लेना पड़ेगा। तो इसमें श्रीधराचार्य मत लगाइए, इसको क्या है नियर अबाउट में ले लीजिए। जैसे 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये 0.24 का रूट क्या होगा 0.0 समथिंग कुछ मान लो, तो हम इसका रूट ले लिया 2 और इसको मैं मान लेता हूँ 0.05 समथिंग, ऐसे करके इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो इसके नियर अबाउट आ जाएगा, तो 0.059 के आसपास हो जाता है। करके देखेगा, ऐसा नहीं है अगर इस श्रीधराचार्य लगाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बहुत बड़े हो जाएंगे। तो पहले वाले का रूट लीजिए, कुछ पॉइंट में समथिंग कर लीजिए, आंसर उतना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 0.1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये 0.9 माइनस ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा 2,059 x इजकल टू हो जाएगा x। तो जब इसको इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस में कर लो, तो कितना हो जाएगा 0.3, क्योंकि इसके आगे लिखा है 1, यही तो लिखा है, ये जो है 1.2 के समथिंग आसपास हो जाएगी, क्योंकि जब इसको इधर लाएंगे ये x है और ये मल्टीप्लाई किए हैं x है, तो 2 नहीं ये 2 पॉइंट, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, यहाँ x लिखा है, तो कितना आएगा, ये आएगा। इसके आगे जहाँ पॉइंट लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये देखो पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट तो 0.2 हो जाएगा, लेकिन इसके में पॉइंट थोड़ा लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.0, ये हो जाएगा
ध्यान दीजिएगा, ये 2.059 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.059x। इसको इधर ले जाओ तो ये x तो है ही है, इसमें हो जाएगा 2.059x, ये हो जाएगा 0.2059, तो ये कितना हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा 3.059x, 0.2059। इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.2059 डिवाइड बाई 3.059। तो यानी x की वैल्यू जो है 0.1 से स्टार्ट किए थे तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, ये दिमाग में कितना होना चाहिए, हमेशा 0.1 से कम होगा, काफ़ी कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई तो 0.06 के आसपास, 0.067 के आसपास आ जाती है, डिवाइड करके देखिएगा तो 0.06 हुआ। अब आपका आइडिया, एक चीज़ तो ये है कि आपके ये तो पता होना चाहिए कि हमने 0.1 से स्टार्ट किया है तो ये वैल्यू हमेशा 0.1 से काफ़ी कम आएगी, क्योंकि टूटने के बाद इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, तो कम आ रहा है, सही है। अगर इससे ज़्यादा तो आपकी गलत हो जाती। तो दो वैल्यू पता हो गई, किसका किसका, यही वैल्यू हो जाएगी इसका। तो कहेंगे CO2 का कंसंट्रेशंस बराबर किसका, H2 कंसंट्रेशंस बराबर क्या होगा, x, यही तो x हो जाएगा, x बराबर दिया है तो कितना हो गया इनका वैल्यू 0.067, ये हो जाएंगे आपके मोलर कंसंट्रेशन। दोनों का आंसर आ गए। इन दोनों निकालना है, तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या करोगे, कहिए कि CO का कंसंट्रेशंस बराबर H2 का कंसंट्रेशंस बराबर कितना होगा 1 माइनस एक्स, यही तो, सॉरी 0.1 माइनस एक्स रख दीजिए, 0.1 माइनस 0.067, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ घटा लेता हूँ, ये है 0.1 और ये है 0.067, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 639 यानी 3, ये कितना बचेगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0.033, तो दोनों का आंसर हो जाएगा। तो 0.033 ये हो जाएगा और 0.00 आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगला बताते हैं आपको, एक आपको पढ़ाया था KP = KC RT के पावर डेल्टा, एक क्वेश्चन उस पर कराते हैं, ये भी NCERT में दिया है। तो अगला क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, ये NCERT का प्रॉब्लम्स हैं और आपको मैंने पढ़ाया था KP और KC में रिलेशन, तो उस पर एक सवाल है, इसको करा देता हूँ। तो कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम्स 2NOCl गैस के फॉर्म में, इससे बनता है 2NO + Cl2। कह रहा दी वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, यानी KC वैल्यू दिया है, कितना दिया है, KC 3.75 10⁻⁻⁶, कितने टेम्परेचर पे 1069 केल्विन। कैलकुलेट दी KP फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे KP बताना है। तो ये रहा NOCl है गैस के फॉर्म में, 2 मोल दिए हैं, अगर इनको देखते हैं तो ये बन जाता है 2NO गैस के फॉर्म में प्लस Cl2 बन जाती है गैस के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको डेल्टा N निकालना होगा, ये क्या होता है NP - NR, किस में देखेंगे, गैस के लिए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए गैस का और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गैस में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में कितने हैं 2 + 1 गैस में है, तो कहेंगे 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 = आ गया 1। हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, होता है KP = KC RT के पावर डेल्टा N। इसको रख दीजिए, तो KP हमें निकालना है, तो KP निकाल सकते हैं। KC कितना दिया है, दिया है 3.75 × 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू होती है 0.0831, ठीक है। T के वैल्यू कितना है आपके, दिया है 1069, तो इनके पूरे पावर कितना होगा, एक ही होगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको आप छोड़ सकते हैं 1 को। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा, NCERT में दिया है, तो इसको पूरे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर पावर -6 है, इससे सॉल्व कर लीजिएगा, तो करीब करीब इसकी वैल्यू आ जाती है 0.033, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं। तो KP की वैल्यू हो जाएगी 0.033। बहुत सिंपल सा सवाल है, इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे करिए, इसके पावर देख लीजिए, तो KP की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों और चलते हैं, इसके आगे बताते हैं, 2 तरह का आपका जो है फेज होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फेज में होते हैं तो इसे बोलते हैं होमोजीनस, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग अलग में हो, जैसे सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस में भी हो, तो इसको बोलते हैं आपको हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया।
तो आओ पहला देखते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होती है। होमोजेनस इक्विलिब्रिया, तो होमोजेनस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है बच्चों, कह सकते हैं कि इन होमोजेनस इक्विलिब्रिया ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चों ये होमोजेनस इक्विलिब्रिया बताने जा रहे हैं, तो इसमें चाहो तो लिख लो, कहेंगे इन होमोजेनस इक्विलिब्रिया ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज। कह सकते हैं इन होमोजेनस सिस्टम, इन होमोजेनस system all the reactants and products are in the same phase। क्या कह सकते हैं, आर इन दी सेम फेज, यानी मतलब एक ही फेज में हो, तो इसको बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया। तो होमोजेनस इक्विलिब्रिया में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिया N2 गैस के फॉर्म में, हमने लिया हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, हमसे बन गया अमोनिया गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी गैस है, रिएक्टेंट किस में है, गैस में, और प्रोडक्ट भी गैस में है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस। ये बोलेंगे होमोजेनस यानी सेम फेज में, इसको बोलेंगे होमोजेनस इक्विलिब्रिया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, जैसे CH3COO C2H5, अगर ये है, अगर ये इक्वस में है, इसमें अगर आप पानी मिला देते हैं, अगर आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, एसिड बनता है, तो COOH बन जाएगा, किसमें बन गया, इक्वस में, और प्लस बन जाता है C2H5OH, ये भी इक्वस में। तो इसका मतलब है कि हम जो है ये भी होमोजेनस में कहेंगे। वाटर को हम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, तो इसे नहीं लेते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको पढ़ाया था स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस केमिकल काइनेटिक्स में, तो इसको नहीं देखी जाती, नहीं ली जाती है, तो सिर्फ इसको और इसको देखेंगे। तो यानी ये भी सेम फेज में है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्विलिब्रिया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये रहा, आप आयरन है +3 में है, ये भी इक्वस में है, और अगर इसकी रिएक्शन आप HCN- इक्वस में करते हैं, ये रहा, तो ये भी AQ है, ये भी AQ है, यानी मतलब इक्वस में है। और इनसे अगर आप देखते हैं तो बन जाता है आपका FeSCN-, ठीक है, FeCN- जगह +2 इक्वस के फॉर्म में। तो यानी सब इक्वस में है, ये भी इक्वस में है, वो भी इक्वस, सब इक्वस में ही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये भी इक्वस में, ये भी इक्वस और ये भी इक्वस में है, इसका मतलब ये किस में है, होमोजेनस इक्विलिब्रिया है कहलाती है। एक होती है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया, इसका मतलब क्या है कि हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम सिस्टम में ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस में होंगे, डिफरेंट फेज में। कहेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस फेज में होंगे, मोर देन वन फेज में होंगे, एक फेज से ज़्यादा होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो अगला बच्चों बताता हूँ, ये होमोजेनस था। अब अगला जो है हेडिंग है आपको, वो है हेट्रोजेनस। इसको चेंज कर सकते हैं, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, लिखिए, इक्विलिब्रियम इन ये सिस्टम्स having more than one phase, having more than one phase is called heterogeneous equilibrium। यानी हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक से ज़्यादा फेज में होंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम इन सिस्टम, ठीक है, रिएक्टेंट system having more than equilibrium system having more than one phase, more than
वन फेज, इसका मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा फेज में होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मान लो आपका H2O है, ये लिक्विड है, इसे आपने गर्म कर दिया और इसका H2O क्या बन गया, गैस यानी वेपर बन गया। तो देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग में है, डब्बा बंद है, तो इसको किस में लेंगे, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया में। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसको पानी मिला दीजिए यानी इक्वस मिला दीजिए, तो ये टूट जाएंगे, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा, +2 इक्वस, ठीक है। और OH माइनस ये भी किस में होंगे, इक्वस में होंगे। ये AQ लिखा है, ये भी AQ लिखा है, इसका मतलब इक्वस में है, ठीक है, इक्वस में है। ये भी कैसा है, इक्वस में है। ये कैसा है, सॉलिड में है, सॉलिड में है। तो इसमें अलग अलग फेज में, एक ही फेज में नहीं है, तो इसमें किस में रखेंगे, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, सॉलिड में होती है। इसे आप गर्म कर दीजिए, तो ज़रा सा गर्म करेंगे तो मान लो इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो ये टूटेगा तो सॉलिड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैस में, तो ये सॉलिड, ये गैस, यानी तीनों यानी अलग अलग अवस्था में। अगर सब एक जैसे होते तो उसको होमोजेनस में रखते हैं, अलग अलग हैं तो किस में लेते हैं, हेट्रोजेनस में। अगर आपको इसका KC या KP निकालना हो, तो देखो KC निकालेंगे तो क्या कहेंगे इसके लिए, तो कहेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कौन है, CO है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन CO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 है, और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान देते हैं ये सॉलिड है, तो इनके लिए जो है आप जानते हैं कि इनका जो है आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होती है, यूनिटी होती है, यानी 1 होती है। तो इसको बच्चों रखोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, ये और ये वैल्यू कितना हो गया, 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका CO2 का कंसंट्रेशन। सेम चीज़ है, अगर आपने यहाँ KC निकालना, अगर KP निकालते तब KP निकालते तो इसका यूनिटी होती, नहीं निकालना होता, सिर्फ किसका निकालना होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो यहाँ मैंने दोनों बता दिया है। हेट्रोजेनस के साथ साथ KC KP कैसे लिखेंगे तो इसे बता सकते हैं। अगला देखते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, पढ़ाया था आपको, हेट्रोजेनस ही चल रहा है, तो ऊपर में मिटा देता हूँ हेट्रोजेनस का। हेट्रोजेनस का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में हो, यानी एक ही फेज में ना हो। जैसे लिक्विड में सब है या सब गैस में है तो एक ही फेज में हो, अगर उसमें लिक्विड में हो, गैस में हो, सॉलिड में हो, तो इसका मतलब है, इसे बोलते हैं हेट्रोजेनस। जैसे आपको पढ़ाया था मॉन्ड प्रोसेस, याद करिए, निकिल वाला, ये था निकिल था, सॉलिड था, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये बन जाता था, क्या बन जाता था, NiCO4। याद करिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में होगा, ये किस में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में। तो ये अलग अलग है, तो इसका मतलब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम लेंगे। और अगर आपको इसको KC निकालना है तब क्या करेंगे, तो KC निकालना है तो सिर्फ प्रोडक्ट यानी सॉलिड के लिए नहीं निकालेंगे, तो क्या कहेंगे, NiCO4 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CO के पावर कंसंट्रेशन कितना, 4। तो आप इसको जो है इस तरह कर सकते हैं। तो जो है आप इसको निकाल सकते हैं। गैस में आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं, गैस में जो है पार्शियल प्रेशर देख के आप उसका KP निकाल सकते हैं। तो ये सब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, इन सबको पढ़ना होगा तभी बता रहा हूँ। जैसे ये NCERT में है, सिल्वर ऑक्साइड्स, सिल्वर के ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, सॉलिड के फॉर्म में है, S है। इसको अगर रिएक्शंस करा देते हैं HNO3 के साथ, HNO3 किस में है, इक्वस के साथ है, तो ये रिएक्शंस करेगी और सिल्वर के जो है नाइट्रेट बनाएंगे और H2O बनेगा, यानी AgNO3 बन जाएगा और साथ में H2O लिक्विड बन जाएगा। रिएक्शंस बैलेंस वाला बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा, तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे सॉलिड है तो इसको नहीं लेंगे, और यहाँ पे लिक्विड है, इसका कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो आपको पढ़ाया था मोस्ट डिफ्यूज स्टेट, याद करो। तो मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में किसको किसको लेंगे, ये इक्वस लेंगे, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सॉलिड को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ KC क्या हो जाएगी,
ये सब हेट्रोजीनस में है, तो Kc क्या होगा, AgNO3 का कंसंट्रेशन के पावर 2 डिवाइड बाई सिर्फ इसका HNO3 का कंसंट्रेशन। बच्चों मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि Kp और Kc कैसे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे आप क्योंकि इसको पढ़ना है आपको। अक्सर सवाल जो है हेट्रोजीनस देके उसमें आपसे Kc या Kp पूछा जाता है, तो एक तरह आपको पता भी हो गया कि हेट्रोजीनस कौन कौन है, उनके एग्जाम्पल कौन है, होमोजीनस कौन है, उसका एग्जाम्पल क्या है। अब बच्चों आपको पढ़ाता हूँ कि जो है कैसे रिएक्शंस आप प्रिडिक्ट करेंगे। एनसीईआरटी का ये चीज़ें हैं, तो हेडिंग लिखिए प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ये रिएक्शंस। ये सब चीज़ें पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ आपको और एनसीईआरटी के बारे में ही बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस। पता कैसे लगाएंगे, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पता लगाना, एक्सटेंट का मतलब किधर गई है, एक्सटेंट का मतलब होता है फैलना। तो फैलना मतलब रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड जाएगी, यही फैलने कहते हैं एक्सटेंट। तो ये चीज़ें हम न्यूमेरिकली देखते हैं, अगर के की वैल्यू हमें न्यूमेरिकली कितना आती है उससे पता होता है। तो एनसीईआरटी में जाएंगे तो एक लाइन लिखा होता है कि अगर के की वैल्यू 10 के पावर 3 से ज़्यादा है तो वो सब के सब रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएंगे। अब अगर 10 के पावर -3 से कम है तो रिएक्शंस बैकवर्ड में जाएगी, और या इसके बीच में होगी तो इक्विलिब्रियम होगी। बहुत सिंपल तरीके से दो चीज़ें। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस। ये लाइन एनसीईआरटी का है, लिख सकते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, द न्यूमेरिकल वैल्यू, एनसीईआरटी का मतलब है ये, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शंस, कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शंस, ठीक है, फॉर ए रिएक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस। ये रहा, इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है अब मैं समझाता हूँ। एनसीईआरटी का लाइन था कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको इंडिकेट करेगी रिएक्शंस किधर जाएगी। कैसे, ये देख लो कैसे जाएगी। जब कोई रिएक्शंस होती है, जैसे मान लो कोई रिएक्शंस है ए से बी बना, ये बी बना, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसके बीच में क्या लिखेंगे अगर के सी निकालना, तो के सी बराबर क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये तो कहेंगे। यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मान लो बी ना हो, कोई रिएक्शन हो, तुमने लिख दिया प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में पी कंसंट्रेशंस अपॉन आर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। मैंने लिख दिया आपके सामने। तो बच्चों ये अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आपसे क्या कहा जाए, के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, और के सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अच्छा ये बताओ, अगर P की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब K की वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी K की वैल्यू ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है। हमने कोई रिएक्शंस ऐसे A और B मान लिया है, इससे कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। कोई रिएक्टेंट होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, तो हमने A से B कह दिया है। अब हम उसको आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आओ देखते हैं कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल तरीका है यार, कि अगर किसी का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट, अगर कहीं पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो तो यानी इसका मतलब KC वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब KC वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा, ये कह सकते हैं। तो इसके मतलब क्या क्या सोचेंगे आप कि कोई रिएक्शन रही होगी यार, वो टूट किस में चेंज होगी, प्रोडक्ट में। अगर मान लो उसका उल्टा सोचते हैं, कोई रिएक्टेंट ज़्यादा है
तो ये रिलेशन कैसी है, केसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कोई रिएक्टेंट होगा वो टूट के प्रोडक्ट में बहुत कम गई होगी, या उल्टा कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट रहा होगा सब टूट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई होगी। यही है, आपको ध्यान लगाना है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस का मतलब कोई रिएक्शंस किधर गई है। तो आप कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट नहीं दिया रहता, आपका के की वैल्यू दिया रहता है। ऐसे लिखा होगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 10, 10 के पावर 20 ऐसे दिया रहेगा। और कहेगा कौन सा इसमें बताइए कि रिएक्शंस फॉरवर्ड गई होगी, फर्दस्ट गई होगी, एक्सटेंट हुआ होगा फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, ऐसे आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड गई होगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है और तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम रही होगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गई होगी, सब रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो रहा होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक सवाल यहीं पे इसी पॉइंट पे सवाल, ये मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल लिखा है क्या, बताना है। कहिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिएक्शंस विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शंस। इन विच of the following cases reactions will go forward directions या फर्दस्ट डायरेक्शन, फर्दस्ट भी लिखा हो, सबके वैल्यू दिया है। मान लो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। 4 में क्या दिया है, जैसे मान लो दिया है के इजकल टू 10 के पावर -3, ऐसे दिया हो के इजकल टू 10 के पावर -3, के इजकल टू दिया हो 3, के इजकल टू दिया हो 10, के इजकल टू दिया हो 10 के पावर 31, ऐसे दिया हो। तो के वैल्यू से आप बता सकते हैं बच्चों। कैसे बताएंगे, देखो ये के वाली वैल्यू जो पावर में 31 है सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जिसकी के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो किस में गई होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में गई होगी। ये रहा। अब ये एनसीईआरटी ने इसी चीज़ को मॉडिफाइड कर दिया कि अगर कोई भी रिएक्शंस 10 के पावर 3 है, यानी के की वैल्यू अगर 10 के पावर 3 है, ये कह दिया। ये पॉइंट लिखा देता हूँ कि के इज़ ग्रेटर देन 10 के पावर 3। एनसीईआरटी ने कहा है कि बताइए कि अगर के की वैल्यू 10 के पावर 3 होगी तो इसका मतलब ये रिएक्शंस जो है, इसके रिएक्शंस जो है फॉरवर्ड में गए होंगे, यानी रिएक्शन टूट के रिएक्शन होकर फॉरवर्ड में गई होगी। तो एक लाइन आपको एनसीईआरटी लिख लीजिए, और उसमें एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल हैं, और उस एग्जाम्पल को मैं जो है आपको लिख देता हूँ, ताकि ये एग्जाम्पल ही एग्जाम में नीट में आता है। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा था एनसीईआरटी का लाइन है, लिखे इफ़ केस इज ग्रेटर देन 10 के पावर 3, इफ केसी इज ग्रेटर देन 10 के पावर 3, एनसीईआरटी का लाइन है। आगे क्या लिखा था एनसीईआरटी में, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर द रिएक्टेंट्स, ये लाइन लिखा था, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेंट ओवर दी किस पे, रिएक्टेंट्स पे। प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेंट ओवर द रिएक्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, लिखिए आगे, दैट इज इफ केसी इज वेरी लार्ज, दैट इज इफ केसी इज वेरी लार्ज। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर के की केसी वैल्यू 10 के पावर 3 है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट होगा। इसका मतलब है, कह सकते हैं दैट इज, ठीक है, इफ केसी इज वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या होगा, आगे लिखिए, द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, द रिएक्शंस टू proceeds nearly completions, यानी ज्यादातर रिएक्शंस क्या होगा, टूट गया हो, नियरली कंप्लीशंस, ठीक है। ये रहा, सिंपल तरीका जा दिया एकदम। ये तो वही मतलब है यार, अगर केसी की वैल्यू 10 के पावर 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है,
प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट। इसका मतलब क्या बच्चों, प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा। इसका मतलब रिएक्शंस किधर गई होगी, कह सकते हैं ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई होगी। वही बात फिर लिखा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर किससे, रिएक्टेंट पे। इसका मतलब क्या है, केसी इज वेरी लार्ज, यानी केसी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट में रिएक्शन कन्वर्ट होगा। या फिर कह सकते हैं द रिएक्शंस प्रोसीड नियरली कंप्लीशन। इसका मतलब ज्यादातर क्या हो गया, टूट के प्रोडक्ट में हो गया होगा। अब ऐसे आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं, वो तीनों एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये सबके वैल्यू क्या हो, देख के बताएंगे। बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं करना होगा। आप ये रिएक्शंस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप एक चीज़ दिमाग में याद रख लीजिए कि के की वैल्यू या के सी की वैल्यू अगर 10 के पावर 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्रीडोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा, यानी नियरली कंप्लीशन रिएक्शन होगा। आओ चेक करते हैं। जैसे मान लो रहा होगा H2 प्लस O2 रहा होगा, 2H2 लिक्विड बना। टेम्परेचर कितना है 500, टेम्परेचर तो फिक्स करना ही पड़ेगा। आओ देखते हैं केसी वैल्यू, तो केसी वैल्यू कितना दिया है 2.4 10 के पावर 47, यानी केसी की वैल्यू 10 के पावर 3 से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शंस क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई होगी। इसको देखते हैं, H2 प्लस Cl2 है, 2HCl बना। टेम्परेचर कितना है 300। केसी वैल्यू देखो कितना दिया है 4.0 10 के पावर 31। इसका मतलब क्या है कि ये कंपेयर करो कि केसी वैल्यू अगर 10 की पावर 3 यानी किसका मतलब 1000 से ज़्यादा हो तो बहुत हज़ार लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शंस में वही होगी, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुई होगी, प्रोडक्ट में, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट HCl बना होगा। इसको देखते हैं, H2 है गैस में, Br2 गैस में है, 2HBr गैस बना। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। केसी वैल्यू देखो कितना दिया है 4.4 10 के पावर 18। बच्चों ये देख के बता लोगे कि भैया केसी की वैल्यू 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। देखो कितना है 10 के पावर 18, बहुत ज़्यादा है, यानी ये रिएक्शंस वही होगी और किस में कन्वर्ट होगी, यानी HBr ज़्यादा बना होगा, प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। दूसरा पॉइंट अब जा रहा हूँ एनसीईआरटी का लिए बताने कि अगर केसी की वैल्यू 10 के पावर -3 से कम हो जाए तो आपकी रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट होगा ओवर प्रोडक्ट पे, और इस पे कराने जा रहा हूं बच्चों दूसरा मार्क करना है। अभी क्या था, केसी की वैल्यू 10 के पावर 3 से ज़्यादा है। आपकी क्या करना है, केसी की वैल्यू 10 के पावर -3 वर्ड है, ध्यान देखिएगा, ये देखो -3 वर्ड है। अगर -3 से कम हो जाए, यानी इसका मतलब केसी की वैल्यू बहुत कम है यार, देखो बहुत कम है। इसका मतलब अब क्या होगा, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट होगा, यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रही, ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, मैक्सिमम रिएक्टेंट होगा। तो ये लाइन लिखा हुआ है रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट ओवर प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, दैट इज केसी इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब है केसी बहुत कम होगी। ये लाइन यही का मतलब होता है केसी इज वेरी स्मॉल, यानी केसी की वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब है दी रिएक्शंस प्रोसीड रियरली, ऐसे रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, बहुत कम प्रोसीड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर H2O लिक्विड है इसको रिवर्स कर देते हैं तो H2 और O2 बनता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केसी देखना है। कितना लिखा है 4.1 10 के पावर -48। इसका मतलब केसी की वैल्यू आपकी कितना है, लेस देन 10 के पावर -3, बहुत कम है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यानी H2 जो लिक्विड के फॉर्म में ये प्रीडोमिनेंट ये बनी रहेगी, यानी प्रोडक्ट में बहुत कम चेंज होगी। आप सिर्फ को केसी से देखना है। इसमें देखिए ये रिएक्शंस है, N2 प्लस O2 2NO बना। आप तुरंत जाइए केसी पे। हमारा तरीका क्या है कि केसी की वैल्यू 10 के पावर 3 से कम है। इसका मतलब क्या कहेंगे, केसी इजकल टू कितना कम होगा 0.001 से कम है, तो इससे बहुत कम है। 10 के पावर -31 है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या कहेंगे, कहेंगे ये रिएक्शंस में ये रिएक्टेंट बना रहेगा, प्रोडक्ट में बहुत कम टूटेगा। सेम चीज़ है, ये केसी से आप बता सकते हैं कि रिएक्शंस जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा या रिएक्टेंट ही बनी रहेगी। तो ये दोनों से आपको पता हो जाएगा कि ये रिएक्शंस में रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम बनी होगी, रियर में बहुत कम टूटी होगी। और एक पॉइंट और होता है बच्चों इसी में कि अगर केसी की वैल्यू इन दोनों के रेंज में हो, कहें इफ केसी इज इन द रेंज ऑफ, लिख लो ये बात, इफ
इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ, किसके रेंज में, इन दोनों के बीच में, रेंज ऑफ किसके, 10 के पावर 3 टू 10 के पावर -3 टू 10 के पावर 3, अगर इनके बीच में हो, इसी के रेंज में हो, तब क्या होगा, तब कहेंगे कि ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में है। तो लिख लीजिए एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, एप्रिशिएबल APPRECIA एप्रिशिएबल, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentrations of appreciable concentrations of both reactants and product किस में होंगे, प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम्स, प्रोडक्ट्स कह रहे हैं आर पर, कह सकते हैं प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस रेंज में होंगे तो अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन, यानी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नियर अबाउट जो होंगे आपस में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी इक्विलिब्रियम और अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए यहाँ कहिए कि इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ 10 के पावर -3 टू 10 के पावर 3, तो अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन, यानी आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों कंपेयर कर सकते हैं, यानी दोनों होंगे। अभी दो रिएक्शंस मैंने कंपेयर किया, उसमें क्या बताया, पहले ने बताया कि प्रोडक्ट ज्यादा पीरियड हो, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना। अभी जो बताया ऊपर, इसमें रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। अब की वाला क्या रहेगा कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों अप्रिशिएबल होंगे, यानी दोनों की रेंज होगी उसमें, यानी बहुत ज़्यादा आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना बहुत ज़्यादा कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे अप्रिशिएबल्स होंगे। ये वर्ड है, ये किसके लिए, जैसे आप H2 लीजिए गैस के फॉर्म में, प्लस I2 लीजिए गैस के फॉर्म में, और ये इक्विलिब्रियम होगा, इससे HI बन जाएगा या 2HI बन जाएगा गैस के फॉर्म में। अगर इस केस में देखते हैं, टेम्परेचर अगर 700, टेम्परेचर जरूरी है, 700 केल्विन होंगे, तो Kc की जो वैल्यू होगी इस रिएक्शन के लिए दी रहती, कितना दिया है, मान लो 57 दिया है, 57 दिया है, तो आप क्या कहेंगे किस रेंज में है, ये चेक करो। रेंज का मतलब क्या होना चाहिए हमारी Kc 0.001 से लेके कितना होना चाहिए 100, यानी 1000 के बीच में होना चाहिए। तो देखो अगर बीच में है कि नहीं, 57 है, तो कहेंगे 57, यानी Kc वैल्यू 57 है, तो क्या कहेंगे, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अप्रिशिएबल हैं, यानी दोनों के कंटेंट इसमें हैं, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कि ये रिएक्शंस अप्रिशिएबल है, यानी इसमें आप कंपेयर करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये रेंज होती है। एक एग्जाम्पल इसमें और लिख लीजिए इस कंपेयर करने वाले में, कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हैं, यानी दोनों की मात्रा ठीक ठाक है, ना बहुत कम है ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, अप्रिशिएबल है, ना कोई ज़्यादा हो ना कोई कम हो, तो इसे बोलते हैं अप्रिशिएबल्स। ये रहा दूसरा है, मान लो ये A मान लेते हैं, B ले लेते हैं। अगर आप N2O4 को गर्म करते हैं तो ये टूट जाएगी, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, क्या बनेगा, मान लो 2NO2 बन गया गैस के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में। इसका भी टेम्परेचर फिक्स होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर दिया रहता है, देखेंगे तो टेम्परेचर रहेगा। मान लो कितना दिया है 298 केल्विन, 298 केल्विन दिया है। मेन हमें Kc मतलब है, Kc कितना दिया है ये दिया रहता है, तो Kc की वैल्यू दिया है 4.64 इंटू 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 0.00464, ये तो बनेगा। हमें कितना होना चाहिए 0.001, ये कितना है 0.004, यानी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है। आपका रेंज कितना होना चाहिए, इससे लेके कहाँ तक 1000 तक। तो देखो 0.001 से ये ज़्यादा है, कितना है 0.004 है, तो इसका मतलब ये भी अप्रिशिएबल हो सकती है, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होंगे, आप बता सकते हैं, इसमें कोई ना ज़्यादा है ना कोई कम है। तो ये बच्चों बहुत अच्छा था, इससे जो हमने अभी कराया है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो है आपका नेक्स्ट रहेगा तो बच्चों बस एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं प्रीडिक्टिंग द
डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शंस। ये पता लगाना है कि इस रिएक्शंस को पता लगानी है, जो रिएक्शन दी रहेगी कि उस रिएक्शन में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है। तो प्रिडिक्ट द डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन। जैसे सिंपल में एनसीईआरटी की चीज़ है, मान लो ए है और इससे बी है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, तो इससे क्या बना होगा, सी प्लस आपका डी बना होगा। मान लो इसके स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी इसके आगे नंबर जो दिए हैं बैलेंस है, तो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्शंस दी होती है तो उस रिएक्शंस की हमेशा के इक्विलिब्रियम दी रहेगी, यानी के सी की वैल्यू हमेशा दी रहती है क्वेश्चंस में, इक्वल टू गिवन, यानी ये दिया रहेगा, के सी दी रहेगी। आपको क्यू सी निकालना होगा। इसको क्यू सी क्या बोलते हैं, रिएक्शंस क्वाटेंट बोलते हैं, क्यू सी जो होते हैं। और क्यू सी से ही आप देख सकते हैं कि कोई रिएक्शंस दी है तो उससे निकालने से जो आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी केसी से कंपेयर करेंगे। केसी की वैल्यू छोटी है, क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर है, या क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी है, या क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से। यही से आप बता सकते हैं रिएक्शन किधर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप रिएक्शंस क्वाटेंट निकाल लीजिए, क्यूसी निकाल लीजिए, इसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, सी, तो सी के पावर क्या होगा, स्मॉल सी, और डी के पावर क्या होगा, स्मॉल डी। डिवाइड करेंगे ए का कंसंट्रेशंस, ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर क्या होगा, स्मॉल बी होगी। ये बच्चों आपको निकाल लिया। ये दी रहेगी पहले से रिएक्शंस में, आपको निकालना होगा। तो क्यूसी क्या है, तो बोलते हैं रिएक्शंस क्वाटेंट। लिख लीजिए क्यूसी क्या है, क्यूसी होती है, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस क्वाटेंट। स्पेलिंग देख लेना, की यू ओ है, टी आई एन टी है, क्यू ओ है, टी आई एन टी, टी आई ई एन टी, रिएक्शंस क्वाटेंट। ठीक है, ये रिएक्शन क्वोशेंट कहते हैं, इसे क्यूसी से कहा जाता है। सी का मतलब है कंसंट्रेशंस होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा हमारा ट्रिक्स। अब आपको पहले से रिएक्शंस में दिया रहेगा के की वैल्यू, और जो आप क्यू निकालेंगे उसे से कंपेयर करना होगा। चलो सिंपल तरीके से आप हमारी बात को एक चीज़ बच्चों समझ लीजिएगा कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो पहले क्या दिया है आपका, रिएक्शन में क्या दे रहता है, के सी, तो आपको पहले के सी लिखना होगा। तो आपने क्या लिख लिया, पहले के सी, फिर बाद में क्या लिखेंगे, क्यू सी। ध्यान देना, इन दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि जो हमने निकाला है, और ये वाला बराबर उठा के यहाँ लिख देना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे पहना देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिएक्शंस कैसे होगी, एट इक्विलिब्रियम में। तो इसका सिंबल क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो क्या बोलेंगे, ये कब है, दोनों बराबर होंगे तब क्या कहेंगे, ये किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में। चलो बच्चों प्यार से देखते हैं, ये है आपका के सी। अब मान लो ये बड़ा हो जाए, यानी जो वैल्यू पहले से रिएक्शन में दी थी और जो आपने निकाला क्यू सी, तो जो निकाले वो छोटी है, जो वैल्यू पहले दी थी बड़ी है। तो ये वाला सिंबल उठाइए और यहाँ ऐसे रख दीजिए, जैसा उठाए हैं। यहाँ एक डंडा पहना दीजिए, देखो ये डंडा पहना दिया। इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो के सी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहेंगे रिएक्शंस गोस टू किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो आपका रिएक्शन चली गई फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। एक चीज़ और हो सकती है, जो आपने क्यूसी निकाला है उसकी वैल्यू कम हो गई, मान लो जो आपने अपने से ये कॉन्टेक्ट निकाला था सॉल्व करके, इसकी वैल्यू बड़ी है, जो दी हुई उससे बड़ी है, तो ये हो गई। तो ये ऐसे उठाइए और यहाँ रखिए, इसमें डंडा पहना दीजिए। तो इसके तीर से क्या लगता है कि रिएक्शन किधर जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस आपकी बैकवर्ड जा रही है।
तो कहेंगे रिएक्शंस गोस टू किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शंस या बैकवर्ड डायरेक्शंस। रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड। तो ये बच्चों ये मेरा ट्रिक है, बहुत अच्छा है, आप इस ट्रिक को यूज करिए और हमेशा क्वेश्चंस आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जो भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया है उस क्वेश्चंस को मैंने ट्रिक से भी बताया है और इस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी तक जितने एग्जाम आए हैं नीट में या जेईई मेंस में वो सब क्वेश्चन करके दिखाएंगे और आप इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, आपको आपकी टाइम बचेगी। तो आप बच्चों अगला लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।